अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप रेडियो इम्यूनो ऐसे जो आपका लास्ट लेक्चर था उसका नेक्स्ट सेशन जो है वो ज्वाइन करेंगे मेरे लेक्चर में। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपने इसका बेसिक प्रिंसिपल और इसका कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो अंडरस्टैंड किया था। आज हम देखेंगे मेनली इसका प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर के हवाले से जो है एक तो आप थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए आपके पास एक इम्यूनोलॉजी का टेस्ट था जिसमें आप बॉडी के जो एंटीजेंस हैं और एंटीबॉडीज़ हैं उनको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इन्वॉल्व कर रहे थे। तो क्लास क्योंकि ये आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है वो एक चैप्टर है जिसकी एक टेक्निक है आपके पास। एनालिटिकल केमिस्ट्री का आपके पास चैप्टर था रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें आपके पास जो है ये एक टेस्टिंग मेथड है। तो बेसिकली क्योंकि इसका रिलेशनशिप है एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको पता है कि मेनली जो है वो कंसर्न्ड होती है आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ। तो ये जो आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं इसके लिए आप जो है वो एक पर्टिकुलर सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं क्लास। अब वो जो सैंपल है यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि जब RIA को आप डील कर रहे होते हैं तो आपका ये सैंपल कौन सा है। तो यहाँ पे जो है वो लास्ट टाइम आपने जो है वो स्टडी किया था कि आपके पास कुछ एंटीजन और कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, और आपने एंटीजन्स कहा था कि ये आपके पास कुछ एक्सटर्नल इन्वेडिंग बॉडीज़ होती हैं, जो आपके पास कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या कोई एक्सटर्नल ड्रग, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई हार्मोन। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी की जो नेचुरल फंक्शनिंग है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास एंटीजन है मोस्टली इसकी स्टडी की जाती है आपके पास RIA के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी थी वो ये थी कि आपका एनालाइट क्या है। ठीक है, स्टडी तो बेशक आपने इस कंपोनेंट को करना है, एंटीजन को स्टडी करना है या एंटीबॉडी को स्टडी करना है, लेकिन कहाँ पे? एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। ठीक है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो आपका टेस्ट सैंपल होता है जिसको आप किसी भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, उस सैंपल को आप कहते हैं कि ये एनालाइट है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि RIA में आपका एनालाइट क्या है। आपने कहा था कि ये आपका RIA जो है ये पर्टिकुलरली एक इन विट्रो टेस्ट है। ठीक है, इन विट्रो टेस्ट का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो सैंपल है या आपका ब्लड सैंपल है, कोई हार्मोनल सैंपल है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, पहले आप क्या करते हैं कि आप बॉडी फ्लूइड की एक लिमिटेड अमाउंट जो है उसको बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बॉडी के आउटसाइड इस टेस्ट को जो है वो आप कैरी करते हैं। तो उसमें जो है वो आप एनालाइट जो है वो अपना जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें जिसके अंदर आपने इस एंटीजन या एंटीबॉडी को जो है वो स्टडी करना है। तो आपका एनालाइट जो है वो आपकी बॉडी में मौजूद कोई भी नेचुरली अकरिंग फ्लूइड हो सकता है या नेचुरली अकरिंग सैंपल हो सकता है या नेचुरली अकरिंग एनालाइट हो सकता है। नेचुरली अकरिंग एनालाइट आपकी बॉडी के अंदर जो है इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है आपके पास कि अगर आप बॉडी के अंदर जो है वो थायराइड हार्मोन को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन का जो है वो एक सैंपल जो है वो आप बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आपका एनालाइट है और नेचुरली अकरिंग एनालाइट है। ठीक है, दूसरा आपका जो एनालाइट पॉसिबल है वो ये है कि वो आपकी बॉडी का नेचुरली अकरिंग एनालाइट ना हो या कोई ऐसा सैंपल ना हो या कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो कि नेचुरली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसमें आपके पास आ सकता है कि अगर कोई अब्यूज़ ड्रग है, ठीक है, कोई ऐसी ड्रग है जो रिकमेंडेड नहीं है मेडिकली और लोग जो है वो उसका इलीगल यूज़ करते हैं, तो उसका अगर आप बॉडी सैंपल के अंदर जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी ड्रग है जो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आप कह सकते हैं कि एक आपका आर्टिफिशियल एनालाइट हो सकता है, बट इट विल बी प्रेजेंट इन टू द बॉडी। जिसको आप स्टडी करेंगे तो उसके लिए भी बॉडी फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जा सकता है या कोई और सैंपल लिया जा सकता है और फिर जो है उसका एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो एक ऐसा एनालाइट भी हो सकता है जो नेचुरली आपकी बॉडी का कंपोनेंट तो नहीं होता, नेचुरली आपकी बॉडी का कंपोनेंट नहीं होता लेकिन बॉडी प्रोडक्ट ही होता है। जैसा कि आपके पास कोई कैंसर सेल या कैंसर एंटीजन,
अब जो आपका कैंसर एंटीजन है ये नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपके पास ये 3 एनालाइट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आप RIA के अंदर जो है वो डील करते हैं या आप इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो हम आ जाते हैं कि इस तरफ कि आपका एंटीजन जो है वो आपके सामने आ चुका है। जो आप एनालाइट से लेंगे, एनालाइट भी आपने करेक्टराइज़ कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब इस एंटीजन के साथ जो आपको दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपका एंटीबॉडी है। के बाद आपके पास आ जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन जब कोई भी बॉडी के अंदर जो है वो इन्वेट करता है तो उसके रिस्पांस में आपके पास एक एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी जो है ये आपका एक इम्यूनोग्लोब्यूलन है, एक आपके पास जो है वो लार्जर प्रोटीन है या मैक्रो प्रोटीन है जिसको आप इम्यूनोग्लोब्यूलन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है जिसको RIA के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। इसका अगर आप ओरिजिन देखें, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब वो पर्टिकुलर प्रोसीजर आपके पास क्या है, आपने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आपके जितने भी इम्यूनोग्लोब्यूलेंस हैं या आपके जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अटैक के बाद एज डिफेंस एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जितनी भी आपकी जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं इनको जब आप RIA के अंदर स्टडी करते हैं तो आपने ये भी पढ़ा कि ये हाईली स्पेसिफिक है, यानी हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है और हर एंटीजन जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके जो है वो अटैक कर सकती है। तो अब क्या किया जाता है कि आपको स्पेसिफिक एंटीबॉडी पहले खुद से प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो कैसे आप प्रोड्यूस करते हैं उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी को, कि आपने फर्दर सपोज़ कोई डिज़ीज़ जो है वो स्टडी करनी है। मैं उस डिज़ीज़ को सपोज़ कर लेती हूँ कि कोई डिज़ीज़ A है जिसको आपने स्टडी करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस डिज़ीज़ A का जो एंटीबॉडी है वही आपने जो है वो सिलेक्ट करना है और इसी का जो है वो आपने एंटीजन सेलेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है, इस डिज़ीज़ A का काज जो भी एंटीजन है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसी एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो आपने एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना है, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो आपका एक स्पेसिफिक एंटीजन है, ठीक है, आप इसको एक मिनरल ऑयल के साथ जो है वो इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ टेस्ट एंटीजन, ठीक है। जिस भी एंटीजन को आप स्टडी करना चाहते हैं आपने उसकी इमल्सिफिकेशन करनी है, यानी उसके ऊपर आपने एक एक्सटर्नल लेयर बनानी है। किसकी, अब मिनरल ऑयल, किसी भी मिनरल ऑयल की। अब आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास एक इमल्सिफाइड एंटीजन है उसको आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस कर देना है कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के अंदर। अब ये स्पेसिफिक एनिमल्स आपके पास कौन से हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पास ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप लेबॉर्ट्री में कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या टेस्ट एनिमल्स होते हैं, उनके ब्लड सैंपल्स को या उनकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होने वाले डिफरेंट केमिकल्स को जो है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है, या फिर ह्यूमन टेस्टिंग के लिए भी इवन यूज़ किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से एनिमल्स हैं आपके पास, इन लेबॉर्ट्री एनिमल्स की पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है रैबिट, मंकी, गॉट, चिकन, और शीप। ठीक है, आपने क्या किया, एक दफ़ा से हम फिर रिवाइज़ कर देते हैं कि आपने जिस भी एंटीजन का एंटीबॉडी स्टडी करना था या जिस भी एंटीजन की जो है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी थी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी फ्लूइड के अंदर, आपने उस एंटीजन की जो है वो इमल्सिफिकेशन की है विद अ मिनरल ऑयल, और आपने क्या किया है, उसको इंजेक्ट कर दिया है अब एक लेबॉर्ट्री एनिमल के अंदर। अब वो लेबॉर्ट्री एनिमल आपके पास कौन सा है, रैबिट हो सकता है, मंकी हो सकता है, गॉट हो सकता है, चिकन हो सकता है, शीप हो सकता है। डेफिनेटली जब आप उसको इसमें इंजेक्ट करेंगे तो इन एनिमल्स के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ठीक है, अब ये एनिमल्स जो है वो उस डिफेंस सिस्टम के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, उस डिफेंस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हुए उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे।
ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास जो है वो 3 to 4 वीक्स में सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड एंटीजेंस जो है वो प्योरीफाइड जो है वो आपके पास एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है। फिर अब क्या होगा कि ये जो आपके पास 3 to 4 वीक्स का टाइम है, इसमें आपके पास जो है वो एंटीजन जिसको आपने जब इंजेक्ट किया था उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर जो है वो एंटीबॉडी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो बन गई है। लेकिन अभी भी आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आपने उसकी क्या करनी है जो है वो स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग करने के लिए आप क्या करेंगे कि जिस भी एनिमल के अंदर वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए आप उसका एक ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल उसका जो है वो एक एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो आपके पास ब्लड सैंपल होता है या कोई भी आपके पास जो है वो ब्लड का कंपोनेंट होता है तो उसके दो मेन पार्ट हैं। ठीक है। एक तो उसके अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स और साथ में उसके पास होता है सीरम। ठीक है। अब क्या करना है आपने कि ये जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं ये प्रोड्यूस होते हैं सीरम के अंदर, तो क्या करना है आपने जो RBCs हैं, ठीक है, इनको फ़िल्टर करके या किसी भी फिज़िकल मेथड से आपने रिमूव कर देना और सीरम को अलग कर लेना। ठीक है। सीरम के अंदर से आपने क्या करना है कि वो जो आपके पर्टिकुलर जो आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, वो आपने जो है वो सेपरेट आउट करना है। ठीक है। और उनको सेपरेट आउट करने के बाद उनको क्रिस्टलाइजेशन से या किसी भी फिज़िकल मेथड से जो है वो आपने सेपरेट कर लेना है और आपने उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करना है। अब ये तो आपको ये पता चला कि आप वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसके प्रोसीजर के हवाले से जो है वो पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं इनकी केमिस्ट्री क्या है। ठीक है। तो अगर आप इन एंटीबॉडीज़ की केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इनकी केमिस्ट्री क्या है कि ये बेसिकली आपके पास कुछ स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स जो हैं वो आपके पास एक स्पेसिफिक किस्म की वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। उनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर किस्म के प्रोटीन्स हैं एंटीबॉडीज़ जो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। बी लिम्फोसाइट्स आपके पास जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है। और जो आपके पास ये बी लिम्फोसाइट्स हैं ये डिफरेंट किस्म के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो उसको हम यहाँ पे डील करेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस नाम से, एक पर्टिकुलर उसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है, एक उसको नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होने वाले मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज़ को उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IG कैपिटल जीज। ठीक है। अब ये वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं जिनको बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन्स हैं और ये स्पेसिफिक किस्म के एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है। जिनको आपने जो है वो स्टडी करना है अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजेंस। ठीक है। अब आप जो है वो इसकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। पहले आपने इसकी केमिस्ट्री देख ली, अब आप इसकी बायो को देखेंगे। अगर आप इसकी बायो को देखते हैं तो इसकी बायो के पॉइंट से मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसके दो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। ये आपके पास वाई शेप की प्रोटीन्स हैं। ठीक है। इस तरह की आपके पास हैं ये जितने भी आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं, ये आप जिनकी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया कि इनको IgG से रिप्रेजेंट किया जाता है। असल में आपके पास एंटीबॉडीज़ की जो है वो एक जो है वो ह्यूज कैटेगरी है जिसको बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ एक टाइप के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री और फंक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट किया। ये आपके पास एक वाई शेप की प्रोटीन है। ठीक है। इसके दो स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। एक जो आपके पास इसका फंक्शनल कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं FAB। ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ठीक है। और ये आपके पास जो है क्या है, एक आप कह सकते हैं कि वेरिएबल पार्ट है। ठीक है। किसी भी
आपके पास जो है एंटीबॉडी का ये एक वेरिएबल पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी का वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। जो आपके पास डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं उनमें जो मेन जो है वो डिफरेंस होता है वो इस पार्ट का होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। दूसरा जो आपके पास इसका पार्ट है इसको हम कहते हैं FC, ठीक है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे दिस स्टैंड्स फॉर C फॉर कांस्टेंट फ्रेगमेंट, ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट स्ट्रक्चर है। हर किस्म के एंटीबॉडी के अंदर जो ये पार्ट होता है कांस्टेंट होता है, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये कांस्टेंट रहती है। जो वेरिएशन आती है डिफरेंट किस्म के एंटीबॉडीज़ में वो इस पार्ट के अंदर है, जिसको आपने कहा है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। तो ये आपके पास जो है एक स्ट्रक्चर सामने आ गई है। अब जब कोई भी जो है वो आपका एंटीजन होता है वो बॉडी पे जो है वो अटैक करता है, तो क्या करता है कि ये जो आपके पास वाई शेप की एंटीबॉडी है इसकी इस साइट के ऊपर आके वो अटैच होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है और इस साइट के ऊपर आके जो है वो अटैच होता है, ठीक है। ये आपका एंटीजन है, ठीक है, ये आपका एंटीबॉडी है और एंटीजन इस स्पेसिफिक साइट के ऊपर आके अटैच होता है, इसलिए हम ये वाली जो इम्यूनोग्लोब्यूलन है या आपकी जो एंटीबॉडी है इसको हम बाइंडर भी कहते हैं। अब RIA के अंदर जो है वो आप मेनली क्या कर रहे हैं इन सारे कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप बॉडी के अंदर जो है वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन जो है उसकी क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं। आपको शक है कि किसी पर्टिकुलर एंटीजन की वजह से आपकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर हिस्सा जो है या ब्लड का कोई पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो इफेक्ट हो रहा है। आप क्या करते हैं कि जिस पर्सन के जो सस्पेक्टेड पर्सन है जिसके बारे में जो है वो आपको डाउट है कि इसमें किसी कोई पर्टिकुलर किस्म का एंटीजन जो है वो कुछ पर्टिकुलर किस्म के जो है वो अनईजी इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, अनडिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। आप क्या करते हैं कि उसी पर्सन का जो है वो आप ब्लड सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। इन विट्रो टेस्ट है, मैंने पहले से आपको बता दिया कि ब्लड सैंपल जो है वो आप बॉडी के बाहर लेंगे और फिर उस ब्लड सैंपल की जो है वो आप फर्दर टेस्टिंग करेंगे। तो ये आपका बॉडी फ्लूइड है जो कि आपका ब्लड सैंपल है उस सस्पेक्टेड पेशेंट का जिसके लिए आप जो है वो एंटीजन का टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका एनालाइट भी है, ठीक है। अब डेफिनेटली जो है वो अगर आप ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एंटीजन्स मौजूद हैं, आप सपोज़ करते हैं कि जिस डिज़ीज़ के बारे में आप सस्पेक्टेड हैं कि इसके अंदर जो है वो ये एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है, आपने उस एंटीजन को जो है वो इस फॉर्म में उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एंटीजन आपके पास जो है वो प्रेजेंट थे, नॉर्मल एंटीजन है ये उस बॉडी के अंदर है, आप उसका टेस्ट करना चाहते हैं। आपने क्या किया कि आपने कुछ एनिमल्स के थ्रू लैब के अंदर जो है वो स्पेसिफिक किस्म के जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर लिए थे। जिस डिज़ीज़ के बारे में आप सस्पेक्टेड हैं कि वो ये पर्टिकुलर एंटीजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने उसके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के बाद क्या करना है, आपने उसी नेचर के एंटीजन्स लेने हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स से उसी नेचर के आपने एंटीजन्स लेने हैं, उनको किसी तरह से आपने लेबल कर देना है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई रेडियो ट्रेसर ऐड कर देना, ठीक है। अब ये जो आपके लेबल्ड रेडियो ट्रेसर हैं ये मैंने ये स्टेरिक फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया और जो अनलेबल्ड है उनको मैंने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब ये जो आपके स्टेरिक या लेबल्ड जो एंटीजन्स हैं आपके पास, आपने ये कहा कि ये आपके बाइंडिंग साइट के साथ हाईली स्पेसिफिक है, तो डेफिनेटली ये इस साइट पे आके अटैच होंगे। जब आप इनको यहाँ पे अटैच होने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे एंटीबॉडी के साथ, ये क्या होगा कि ये इस जगह पे आके अटैच हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि एक नोन क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ लेनी है, ठीक है, और उसके अंदर आपने उतने लेबल्ड जो है वो एंटीजन्स ऐड कर देने हैं जो उसकी ऑलमोस्ट ऑल बाइंडिंग साइट्स को जो है वो कवर कर लें। ज़रा एक बाइंडिंग साइट के ऊपर अगर आपका एक ही एंटीजन आके अटैच हो रहा है, अब जो है वो आप सपोज़ करें कि आपने जो है वो ऐसे ही तकरीबन 20 एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, 20 एंटीबॉडीज़ थे, ठीक है, आपके पास, और इन एंटीबॉडीज़ के ऊपर आपने जो एंटीजन्स ऐड किए हैं वो आपके हैं रेडियो लेबल्ड, ठीक है, और उनकी आपने जो है वो इतनी क्वांटिटी ऐड करनी है कि जितने भी आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी सारी बाइंडिंग साइट्स जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। इनको हम कहेंगे कि ये आपके पास सैचुरेटेड एंटीबॉडीज़ हैं। अब आपने क्या करना है कि सपोज़ आपके ये 20 एंटीबॉडीज़ थे जो कि सैचुरेट हो चुके हैं विद लेबल्ड एंटीजन्स, आपने क्या करना है, इनको इस ब्लड सैंपल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। जब आप इसको ब्लड सैंपल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ आपके आ जाएंगे जो कि लेबल्ड भी होंगे तो यहाँ पे एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। कंपटीशन क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ
अनलेबल्ड एंटीजेंस भी मौजूद हैं। आपने क्या किया है कि कुछ लेबल्ड एंटीजेंस को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया इस मीडियम के अंदर। अब ये जितने भी अनलेबल्ड आपके पास जो एंटीजेंस होंगे, ये क्या करेंगे, इन लेबल्ड को रिप्लेस करके इनकी जगह जो है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, इनकी साइट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि वन बाय वन आपके पास जितने भी लेबल्ड एंटीजेंस होंगे वो सारे के सारे अनलेबल्ड एंटीजेंस के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। और अब जो आपका कम्प्लेक्स बनेगा, जो कि पहले आपने बनाया था कि आपके पास जो है वो रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस जो है उन्होंने एंटीबॉडीज़ के साथ कम्प्लेक्सेस बनाए हुए थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक कंपटीशन क्रिएट होगा लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजेंस के साथ, तो यहाँ पे जितने भी आपके ये रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स हैं, ये सारे के सारे अनलेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जितने भी आपके लेबल्ड एंटीजेंस जो हैं वो इन बाइंडिंग साइट से रिप्लेस हुए हैं, वो सारे के सारे आपके इस मीडियम के अंदर आ गए। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ये लेबल्ड है तो डेफिनेटली जो है ये अनस्टेबल होंगे, ये रेडिएशंस भी एमिट करेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी आपके रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस हैं, ये जितनी भी रेडिएशंस एमिट करेंगे, इनको आपने सिंटिलेशन काउंटर के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर लेना है, इनकी रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, अब ये जो आपके रिप्लेस होने वाले आपके होंगे ये लेबल्ड एंटीजेंस, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको मैयर प्रोवाइड करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली कितने अनलेबल्ड एंटीजेंस मौजूद हैं जो कि कोई पर्टिकुलर किस्म का अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो एक पिक्चर जो है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, इस पूरी स्कीम के अंदर, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, जिसमें आप सेपरेट हो जाने वाले एक कंपटीशन ऑफ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजेंस के रिज़ल्ट में सेपरेट हो जाने वाले एंटीजेंस जो हैं जो कि अनस्टेबल हैं, उनकी रेडिएशन की सिंटिलेशन काउंटिंग से आप जो है वो किसी भी बॉडी सैंपल के अंदर मौजूद जो है वो एंटीजेंस जो हैं उनका एक काउंट ले सकते हैं, एक मैयर ले सकते हैं। ठीक है, और वो मैयर जो है वो आपको एक फ़र्दर पिक्चर प्रेजेंट कर सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के कितने इन्वेडिंग बॉडीज़ या कितने एंटीजेंस जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसा इन विट्रो टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी का फ्लूइड जो है, जो कि आपके पास ब्लड भी हो सकता है, कोई हार्मोन भी हो सकता है, उसको जो है वो आप कलेक्ट करने के बाद कुछ रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस जो हैं उनको पर्टिकुलर किस्म के एंटीबॉडीज़ के साथ कम्प्लेक्स फॉर्म में उस सैंपल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें रेडियो लेबल्ड एंटीजन सेपरेट हो जाते हैं और उनकी जो सिंटिलेशन काउंटिंग है वो आपको उनकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर बताती है। ठीक है, अब वो क्वांटिटी आपके पास आ गई, उसके बाद जो है वो आप क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर किस्म के जो है वो स्टैंडर्ड्स आपके पास पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स में आपके पास क्या होता है, कुछ प्योरीफाइड एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, कुछ प्योरीफाइड जो है वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, और आपके पास कुछ स्टैंडर्ड जो है वो चार्ट्स, कुछ टेबल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जो बता रहे होते हैं कि एंटीजेंस की अगर इतनी अमाउंट हो, इस नेचर की हो, तो वो इस किस्म का अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब जो आपका रिकॉर्डेड रिज़ल्ट है, अगर वो उस रिज़ल्ट के साथ मैच कर जाता है, यानी उधर जो आपके पास परमिसिबल वैल्यूज़ हैं किसी भी डिज़ीज़ की, ठीक है, सपोज़ मैं ये कहती हूँ कि 10 माइक्रोग्राम जो है वो आपने क्या किए हैं, एंटीजेंस जो हैं वो डिटेक्ट कर लिए हैं सिंटिलेशन काउंटिंग से। ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो ये बता रहा था कि यस इतनी क्वांटिटी से जो है वो एक पर्टिकुलर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट या डिजीज़ क्रिएट हो सकती है। तो वो टेस्ट जिसके लिए जो है वो आप मूव कर रहे थे, जो भी आप टेस्ट करना चाहते थे एंटीजन का कि क्या इस पर्सन के अंदर वो एंटीजेंस मौजूद हैं जो एक पर्टिकुलर एलर्जी या रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यस वो रिजल्ट जो है वो उसका पॉजिटिव आ गया कि उसके अंदर ये डिज़ीज़ मौजूद है। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर ऐसे जर्म्स मौजूद हैं जो ये डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट लेस दैन दिस आता है, ठीक है, 5 आ जाता है, 2 आ जाता है, इसका मतलब ये कि एंटीजेंस उसके अंदर मौजूद हैं लेकिन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं है, अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, या फर्दर टाइम के साथ वो इन्हांस कर सकते हैं या उस पर अटैक करने का चांस है। और अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ना सिर्फ उसके अंदर वो पर्टिकुलर जो है वो डिज़ीज़ मौजूद है, बल्कि एक हायर लेवल की डिज़ीज़ मौजूद है जो ज़्यादा कॉन्टेजियस है, और उसका जो है वो रिमूवल या उसका जो क्योर है या उसका ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके पास जो है वो एक स्कीम आ जाएगी इस पूरे प्रोसेस की। तो ये आपके पास प्रोसीजर था रेडियो एमिनो एसिड का, इसको एक दफ़ा आप जो है वो गौर से जो है वो सुन लें, इसको नोट कर लें।
फिर अभी इसका एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप कौन कौन से रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, उनको कैसे चूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपका ये सारा प्रोसीजर क्लियर होना ज़रूरी है। जब तक आप इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपके लिए वो चीज़ समझना मुश्किल है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, नोट कर लें, जो इश्यूज़ हैं वो भी मुझे बता दें। उसके बाद इंशाल्लाह जो फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू क्लास।